Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is American President and Congress. As you know हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं. इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका के राष्ट्रपति और कांग्रेस. जैसा कि आपको पता है अमेरिका राष्ट्रपति के बारे में हम प्रीवियस 2-3 क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है ना, और इनका इलेक्शन किस टाइप से होता है और उनके पास पावर क्या है. ये तीनों क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी. और कांग्रेस जैसे आप इंडिया की बात करो तो कांग्रेस इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, बट इन ग्रेट यूएसए की बात करें हम तो यूएसए में जो कांग्रेस है वहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है. जैसे इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो क्या है, एक संसद है ना, और जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसे हम कांग्रेस कहते हैं. ठीक है, जैसे इंडिया में 2 हाउस है, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा. इसी तरह कांग्रेस में भी 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट. ठीक है, अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है इसको आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे. जैसे कि यहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस एक दूसरे की पावर्स को कंट्रोल करते हैं कि कोई निरंकुश न हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, कि वो अपनी सत्ता का वर्चस्व स्थापित कर ले. मीन्स वो अपने जो मनमानी करे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1787 में, जब फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ था. ये पूरा प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब इसमें ये देखा गया था कि जो राष्ट्रपति है उसको यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इतनी पावर नहीं देना चाहते थे कि वो निरंकुश बन जाए, है ना. उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया था. मीन्स वो पावर को डिवाइड करने में बिलीव करते थे. तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि जो राष्ट्रपति है उसका जो इलेक्शन है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्ट होगा. लेकिन अगर हम इस समय सिचुएशन की बात करें तो उनका जो इलेक्शन है वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट, है ना. सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. और कांग्रेस, मैंने आपको बता दिया कांग्रेस क्या करती है, वो राष्ट्रपति की पावर को कंट्रोल करती है. सेम राष्ट्रपति कांग्रेस की पावर को कंट्रोल करता है. इन सब का जो टेन्यूर है, कार्यकाल है, वो अलग अलग है. जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुने जाते हैं. ओके, और कांग्रेस की जो 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तो प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, वो 2 ईयर्स का है. वहीं सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है. तो मीन्स राष्ट्रपति 4 साल, प्रतिनिधि सभा 2 साल और सीनेट 6 साल. तो तीनों का कार्यकाल अलग अलग है, तो इसलिए एक दूसरे को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते. कांग्रेस सिर्फ राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रोसेस से हटा सकती है ना. लेकिन जो इम्पीचमेंट की ये प्रोसेस है वो भी कोई ईजी नहीं है. इसके लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी प्रोसीजर होती है. तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है कि एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर पाएँ, एक दूसरे की पोस्ट से हटा पाएँ. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इनके कार्यों की, तो कार्य से भी एक दूसरे से कई सिचुएशन में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं. ठीक है, जैसे कि जब कांग्रेस कोई गलत डिसीजन लेगी तो प्रेसिडेंट उसके सामने आ जाएगा, और जब प्रेसिडेंट कुछ गलत करेगा तो कांग्रेस उसके साथ आ जाएगी, सामने आ जाएगी, है ना. तो ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं कुछ सिचुएशन में एक दूसरे का विरोध करते हैं. तो एक ऐसी कंडीशन बनती है कि एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, अब इस बारे में फाइनर एक राइटर है, उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति और कांग्रेस की शक्तियाँ एक बैंक नोट के 2 भागों की तरह हैं. ठीक है, एक बैंक का नोट होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट्स की तरह है, जिसमें प्रत्येक दूसरे के बिना व्यर्थ है, मीन्स यूजलेस है. द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस रिसेंबल द 2 हाफ्स ऑफ अ बैंक नोट, ईच यूजलेस विदाउट दी अदर्स. दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, यूजलेस हैं, बेकार हैं. तो राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. अगर एक की भी एब्सेंस होगी तो दूसरा अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा. ठीक है, किसने कहा है ये, फाइनल. अब अगर हम बात करें कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो किस तरह से कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं. जैसे कि संविधान के अकॉर्डिंग व्यवस्थापन कांग्रेस का एकाधिकार है. मतलब जो मैनेजमेंट का वर्क है, लेजिस्लेटिव पावर है, वो सिर्फ किसके पास है, कांग्रेस के पास है. लेकिन और राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव का हेड है ना. जो कांग्रेस है वो लेजिस्लेटिव की हेड है, जो राष्ट्रपति है वो एग्जीक्यूटिव का हेड है. तो ये एक दूसरे से अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं. ये तो मैं आपको कंटिन्यूस बता ही रही हूँ, है ना. अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरह व्यवस्थापिका में खुद
प्रेजेंट होकर तो उसको इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन वो 3 तरीक़ों से इसको इफ़ेक्ट करता है। जो मेनली 3 तरीके हैं जिससे वो इसको इफ़ेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज़ वो कांग्रेस को संदेश भेज के उनको बता सकता है कि हमें किस विधेयक पर इस वक्त बात करनी है, किस बिल को पेश करना है। सेकेंडली बात करें तो वो वीटो पावर का यूज़ कर सकता है। मीन्स अगर कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव लाया है तो वो उस पर अपनी अस्वीकृति दे सकता है, मतलब उसको मना कर सकता है। थर्ड वन इज़ वो कार्यपालिका आदेश जारी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये कुछ मेनली स्टेप है जिसकी वजह से वो कांग्रेस के कार्यों को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, कांग्रेस अपने काम को ढंग से कर ही नहीं पाएगी जब तक राष्ट्रपति उसको कोऑपरेट ना करे। तो ये कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये दूसरे को काम को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाउ कांग्रेस इन्फ्लुएंस द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। कांग्रेस राष्ट्रपति के कार्यों को कैसे प्रभावित करती है, प्रेसिडेंट एक्शंस। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के एक्शंस को कांग्रेस कैसे इफेक्ट करेगी, इसमें आप मेनली देखोगे कांग्रेस को जो भी काम करना है उसमें राष्ट्रपति अपनी बाधा उत्पन्न कर सकता है ना, उसके काम को रोक सकता है। सेम अगर हम दूसरी साइड देखें तो राष्ट्रपति जो भी काम करेगा उसको कांग्रेस रोक सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यूज हुआ है। जैसे इसमें अगर हम फर्स्ट बात करें, जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में संविधान के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे मेनली जो हाई पोस्ट पर अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन वो जो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है उसमें जो कांग्रेस का द्वितीय सदन है सीनेट, उसकी स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया तो इट मीन्स राष्ट्रपति उस काम को, उसकी जो अपॉइंटमेंट उसने करी है वो बेकार हो जाएंगी, है ना, उसको अपॉइंट ही नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट है वहाँ की वो विदेशों के साथ संधियाँ करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रीटीज़ करते हैं। तो ये जो ट्रीटीज़ हैं वो तभी अप्लाई होती हैं जब सीनेट अपनी 2/3 बहुमत से उनकी पुष्टि कर दे, मतलब मैक्सिमम संख्या में उसके फेवर में जाए। सीनेट मतलब आप कांग्रेस समझ सकते हो, क्योंकि जो सीनेट है वो कांग्रेस का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो जब तक कांग्रेस उसको स्वीकृति नहीं देगी तब तक कोई विदेशी संधियाँ अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति जो भी परराष्ट्र संबंधों के साथ संधियाँ करता है उस पर सीनेट की विदेशी मामलों की समिति कड़ी नज़र रखती है कि कहीं ये कुछ गलत ना कर दे। वही हम बात करें जो युद्ध की अनाउंसमेंट का काम है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति तब तक उस अनाउंसमेंट को नहीं कर सकते जब तक प्रतिनिधि सभा और सीनेट, मतलब कांग्रेस के जो 2 हाउसेज हैं उसको 2/3 वोट से स्वीकृति न दे दें, मतलब अप्रूव ना कर दें। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हो जो राष्ट्रपति की पावर है उस पर पूरा कंट्रोल कांग्रेस का रहता है और कांग्रेस की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति अपना काम नहीं कर सकता। वही नेक्स्ट हम बात करें वित्तीय मैटर की, मीन्स जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं, तो राष्ट्रपति को अपना काम करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है ना, लेकिन वो तब तक उस पैसों का यूज़ नहीं कर सकता जब तक कांग्रेस उसको अप्रूवल ना दे दे, है ना, कि कांग्रेस का राइट है। तो कई बार जो प्रेसिडेंट है उनको कांग्रेस इसलिए परेशान कर देती है क्योंकि वो कई बार उनको पैसे देने से मना कर देती है। जैसे कि एग्जांपल 1995 में, नवंबर 1995 में अमेरिकी कांग्रेस ने क्विल्टन प्रशासन के बजट प्रस्ताव में, जो क्विल्टन उस समय प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो बजट प्रस्ताव लाया था उसमें काट छाट कर दी थी, मतलब उसको शॉर्ट कर दिया था और सिचुएशन खड़ी कर दी थी काफ़ी डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं जो कांग्रेस को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अधिकार प्राप्त है, मतलब जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है, इम्पीचमेंट लगा सकती है। हालांकि ये प्रोसेस काफ़ी टिपिकल है, लेकिन वो महाभियोग के नाम से ही राष्ट्रपति को डरा सकती है, उसको रिज़ाइन देने के लिए मजबूर कर सकती है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो कांग्रेस है उसकी पावर भी कम नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है, आश्रित है ना, और एक दूसरे के कामों को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कांग्रेस और राष्ट्रपति, है ना, अब जो कांग्रेस और राष्ट्रपति हैं ये इनमें से कौन ज़्यादा शक्तियों का यूज़ करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो कितना पावरफुल है।
जैसे हम बात करें अमेरिका में जैक्सन, लिंकन, थियोडर रूजवेल्ट, है ना, तो ये जितने भी राष्ट्रपति बने थे ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे, इफ़ेक्टिव थे। तो इन लोगों ने क्या करा, अपनी जो पोस्ट है उसकी पावर को और ज़्यादा बढ़ा लिया। ठीक है, उन्होंने कई बार ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जो कांग्रेस के अंडर में थी, मींस कांग्रेस की शक्तियों को भी खुद यूज़ करा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जो प्रभावशाली राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा लिया। अब इसके बारे में एक राइटर है राइकर, उन्होंने क्या लिखा है, वैकेंसी, हमारा राजनीतिक इतिहास हमें यही शिक्षा देता है कि यदि संकट अधिक होता है तो हम शक्ति विभाजन पर विजय पा सकते हैं। मीन्स अगर संकट कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब प्रॉब्लम्स हो तो क्या होगा, जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है, मतलब शक्तियों को डिवाइड किया गया है, वो सम्मिलित रूप से किसके पास आ जाएगी, प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। द लेसन ऑफ आवर पॉलिटिकल हिस्ट्री इज़ दैट वी कैन ओवरकम द सेपरेशन इफ़ द क्राइसिस इज़ ग्रेट इनफ। विलियम एच राइकर की कोटेशन है जिसमें इन्होंने बताया है कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वहाँ पर वो यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि सारी जो पावर है इमरजेंसी सिचुएशन में वो किसके पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है ना। इसी के बारे में एक वियर्ड राइटर है, उन्होंने भी एक कोटेशन लिखी है, रचनात्मकता कार्यकुशलता के क्षेत्र में कांग्रेस का ह्रास हुआ है। ह्रास मीन्स कमी आई है कांग्रेस की पावर में, और उसके साथ ही कार्यपालिका के क्षेत्र में लगभग क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। कार्यपालिका मीन्स जो प्रेसिडेंट है उसकी जो फील्ड है, मतलब जो उसका एरिया है, उसमें क्रांतिकारी वृद्धि हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। द डेक्लाइन ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का ह्रास हुआ है। इन क्रिएटिंग एफिशिएंसी हैज़ बीन accompanied by an almost revolutionary increase in the power of the executive। तो दोनों क्वेटेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें और जितनी भी इमरजेंसी आती हैं उस सिचुएशन में, है ना, राष्ट्रपति जो है अमेरिका का वो अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा लेता है, और कांग्रेस का प्रभाव उससे बहुत कम होकर राष्ट्रपति एक तरह से तानाशाह बन जाता है ना। वो अपनी शक्तियों का कैसे भी यूज़ कर सकता है, इवन कांग्रेस की शक्तियों का भी खुद ही यूज़ कर लेता है अगर संकट काल की सिचुएशन आती है, इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार हो भी चुका है प्रीवियस टाइम में। जो भी इफ़ेक्टिव वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कांग्रेस की पावर को भी अपने हाथ में ले लिया है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वहाँ पे कांग्रेस कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये दोनों एक दूसरे के वर्क को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, और ओवरऑल अगर हम देखें तो किस तरीके से प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।